Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 18th of May 2022. तो गाइज आज है तारीख 18 मई 2022 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, जैसे उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोग को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है अगती आइलैंड को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2018 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अंदर बोलेगा विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री। अगर हम लोग इंडियन हिस्ट्री को देखें तो फ्यूचर बुद्धा के बारे में यहाँ पे चर्चा की जा रही है। तो वो जो फ्यूचर बुद्धा है वो यहाँ पे कौन है? ऑप्शन ए अवलोकितेश्वरा, ऑप्शन बी लोकेश्वरा, ऑप्शन सी मैत्रेय या फिर ऑप्शन डी पद्मापनी। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसी में पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। फिलहाल तो आज पेज नंबर 1 पर कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है जिसको हम लोग अपने सिलेबस से या फिर अपने एग्ज़ाम से रिलेट कर पाएँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। आपको पता होगा इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने मॉर्निंग में टेलीग्राम पर दे दी थी। लगभग मॉर्निंग में 4 बजे मैंने आपको मैसेज कर दिया था कि जो आज का द हिंदू का वीडियो है वो आफ्टरनून तक आएगा, दोपहर तक आएगा। नाउ फाइनली अभी मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उसके बाद इसको अपलोड भी कर दूँगा। अभी काफ़ी सारे इश्यूज़ हो गए थे कल से, मतलब हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी सारे देखने को मिल रहे थे। इनफैक्ट मॉर्निंग से मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था। कल मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, वीडियो रिकॉर्ड करते तक तो सब कुछ ठीक था, फिर उसके बाद से अचानक से सर में दर्द स्टार्ट हुआ और फिर उसके बाद कल क्या हुआ ना, थोड़ा सा मैं बीच में नैप ले लेता था, कल मैंने वो नैप भी नहीं ली, उसकी वजह से रात तक सिचुएशन और ख़राब हो गई। इनफैक्ट जो हमारा कल का टॉप न्यूज़ एनालिसिस वीडियो था, जो आज ऑब्वियस ही बात है मॉर्निंग में अपलोड किया गया है, उसको रिकॉर्ड में एक दिन पहले कर लेता हूँ। कल शाम को इसको जब मैंने रिकॉर्ड कर रहा था तो भी बहुत सारी यहाँ पे परेशानियाँ थी, बहुत ज़्यादा सर में दर्द था, तो उसमें भी मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऐसी हो गई थी। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने सोचा यार कि चलो मॉर्निंग तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब मैं मॉर्निंग में उठा तो उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा हेडेक रहा। उसके बाद मैंने यहाँ पर कोशिश तो करी कि चलो आज एनालिसिस कर लेते हैं, लेकिन मुझे लगा एक इफ़ेक्टिव तरीके से वो एनालिसिस मैं नहीं दे पाऊँगा। तो इसी चक्कर में मैंने मैसेज कर दिया कि आफ्टरनून तक मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा ताकि मुझे थोड़ा सा टाइम मिले। मेडिसिन लेके रेस्ट करने लगा, देन उसके बाद थोड़ा सा टाइम मिला है, देन उसके बाद यहाँ पे अब जो मैंने चीज़ें पढ़ी हैं उसके बाद यहाँ पे आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज के लिए जो एडिटोरियल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे एडिटोरियल हैं, बहुत कुछ यहाँ पे डिस्कस करने के लिए, बहुत सारी नई नई जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है, जैसा हमेशा ही मिलती है। लेकिन उससे पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यार, वो ये है कि जो आज का टॉप न्यूज़ एनालिसिस है, यानी 18 मई का जो टॉप न्यूज़ एनालिसिस है उसको ज़रूर देख लेना। उसमें मैंने बहुत सारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया है, बहुत ज़्यादा। कल बहुत टाइम लगा है मुझे इस वाले वीडियो को प्रिपेयर करने में, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट करी है इधर उधर से, तो आप लोग प्लीज़ एक बार जाकर इसको देख सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पे गगनयान मिशन के बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही चर्चा की इस आर्टिकल में, आप लोग प्लीज़ जाके एक बार गो थ्रू करो। इंटरनेशनल इश्यूज़ को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस जोग्राफ़ी, सभी जो हमारे सिलेबस के रिगार्डिंग टॉपिक्स दिए गए हैं उनके रिगार्डिंग जो भी करंट इश्यूज़ हैं उनको अच्छे से एनालाइज करके यहाँ पर दिया जाता है। आप लोग इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हो, क्योंकि आपको पता होगा डेली बेसिस पर हम लोग एक मेंस का क्वेश्चन लेते हैं। जो आज का मेंस का क्वेश्चन होने वाला है ना, वो गगनयान मिशन के ऊपर होने वाला है। मैं आप लोग को स्टार्टिंग में ही बता रहा हूँ, और गगनयान मिशन के बारे में मैंने आपको इस मॉर्निंग वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है। अभी काफ़ी सारे लोग उसको देख चुके हैं, तो आप लोग भी जाओ, मेक श्योर करो इसको अच्छे से कवर कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं आर्टिकल पर। नव आज हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत जो है वो एडिटोरियल डिस्कशन से ही करते हैं। देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। सबसे पहले आर्टिकल ये टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट पर है, जो भी हमारा एडिटोरियल के बाद वाला पेज है इसको भी हम लोग एडिटोरियल में ही कंसीडर करते हैं। यहाँ पे जो आर्टिकल है ये बात करता है वीट एक्सपोर्ट के मामले में।
आपको पता होगा अभी रिसेंट डेज़ में जो वीट का एक्सपोर्ट हम लोग कर रहे थे उसके ऊपर बैन लगा दिया गया। अब उसके ऊपर जो बैन लगाया गया है उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं वो बताया गया कि भाई अभी 2 महीने पहले तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, 2 महीने के अंदर अंदर वीट के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया गया, जिसको लेकर दुनिया भर से कुछ कंट्रीज़ है जो कि इंडिया को क्रिटिसाइज़ कर रही हैं, इंडिया की आलोचना भी कर रही हैं। इनफैक्ट आपने थंबनेल में देखा होगा जर्मनी का फ्लैग वाला जो फेस है वो लगा हुआ है, क्योंकि जर्मनी यहाँ पर एक ऐसी कंट्री निकल कर आया जिसने यहाँ पे इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया। G7 कंट्रीज़ यहाँ पे क्रिटिसाइज़ कर रही हैं। G7 कंट्रीज़ का एक्सपेक्टेशन यह है कि जो भारत है वो अपने इस डिसीजन को वापस से लें और वीट को एक्सपोर्ट करना वापस से चालू करें। तो ये सारे इश्यूज़ हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इंडिया के अंदर इश्यूज़ क्रिएट हुए, इसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। डेफिनेटली इंटरनेशनल लेवल पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इंडिया भी वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर है वीट का। क्योंकि अगर आप लोग एक दूसरा कॉन्टेक्स्ट देखोगे तो रशिया और यूक्रेन ये दोनों देश हुआ करते थे जो कि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारा वीट गेहूं को एक्सपोर्ट किया करते थे। दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज़, इजिप्ट यहाँ पे एक ऐसा देश है जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा गेहूं को इम्पोर्ट करता है, ख़रीदता है। अब इजिप्ट भी यहाँ पे रशिया यूक्रेन से गेहूं को ख़रीदता था। हुआ क्या, रशिया यूक्रेन में वॉर चली, इसकी वजह से जो ट्रेड वगैरह है वो बिल्कुल बंद हो गया और जो वो एक्सपोर्ट किया जा रहा था पहले वो सब यहाँ पे रुक गया। इंटरनेशनल मार्केट में वैसे यहाँ पर वीट की काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। यहाँ पे इंडिया एक ऑप्शन बचा था, क्योंकि इंडिया भी वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। तो अब यहाँ पर इंडिया ने भी इसके ऊपर बैन लगाया, तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हलचल मचा चुका है। वो सारे इश्यूज़ यहाँ पे कवर किए गए। देन उसके बाद यहाँ पे बताया ये गया कि भाई क्या रीज़न है कि 2 महीने के अंदर अंदर ये चीज़ें बदल चुकी हैं। क्योंकि अभी तक ये था कि हम लोग ऑर्डर्स ले रहे थे, है ना, अलग अलग कंट्रीज़ ने हमें ऑर्डर दिए, हम लोगों ने उनसे ऑर्डर लिए वीट एक्सपोर्ट करने के। अभी रिसेंट डेज में बात करें तो अभी तो फिलहाल ज़्यादा दिन की बात नहीं है, 12 मई की बात है। यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, हमारी केंद्र सरकार ने डिसाइड किया कि हम लोग एक ट्रेड डिस्कशन करेंगे मोरक्को के साथ में, तुनीशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, टर्की, अल्जीरिया, लेबनन, इन सब के साथ में डिस्कशन किया जाएगा ताकि इनको हम लोग वीट को एक्सपोर्ट कर सकें और वीट एक्सपोर्ट के मामले में हम लोग इसको एक बूस्टअप दे सकें। ये खुद पीआईबी के प्रेस ने रिलीज़ किया है। पीआईबी प्रेस वो है जहाँ पे सरकार डायरेक्टली डेटा को पब्लिश करती है, तो कोई फेक न्यूज़ नहीं है ये। तो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे आप देख पाओगे कि हम लोग कुछ दिन पहले अलग अलग कंट्रीज़ के साथ में डिस्कशन कर रहे थे कि किस प्रकार से हम लोग को वीट को एक्सपोर्ट करना है। लेकिन होता क्या है, सिचुएशन तुरंत ही बदल जाता है। अब उसके पीछे यहाँ पर बेसिकली इस पूरे आर्टिकल में सिर्फ और सिर्फ 2 रीज़न्स दिए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 रीज़न, और उन 2 रीज़न को बहुत अच्छे से समझना। पहला रीज़न क्या बताया गया, पहला रीज़न बताया गया कि भाई अब की बार जब आप लोग देखोगे गेहूं का जो प्रोडक्शन है वो पहले के मुकाबले में अब की बार बहुत कम हुआ है। अब की बार जो जून का एंड है आप देख पाओगे, यहाँ पे बताया गया जो हमारा इसमें जो क्रॉप का प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है वो काफ़ी कम हो चुका है। और इनफैक्ट इसके पीछे के भी एक कारण है। क्रॉप का प्रोडक्शन क्यों हुआ, इसके पीछे कोई कारण तो होगा, बिल्कुल। अब इसका प्रोडक्शन कम इसलिए हुआ क्योंकि अब की बार का जो अप्रैल का महीना है वो एक ऐसा महीना निकला है कि पिछले आप कह सकते हो कि 15-20 या फिर 50 सालों में भी इतनी गर्मी नहीं पड़ी है जितना अब की बार अप्रैल के महीने में हीट वेव देखने को मिला है। तो अप्रैल के महीने में हीट वेव बहुत ज़्यादा क्रिएट हुआ और उस हीट वेव की वजह से जो टेम्परेचर है वो एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ चुका था, और उस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से जो फसल की ग्रोथ होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। तो हमारे पास जो क्वांटिटी होनी चाहिए थी वो क्वांटिटी हमें मिली नहीं, जैसा प्रोडक्शन होना चाहिए था वैसा प्रोडक्शन हुआ नहीं। तो प्रोडक्शन अपने आप यहाँ पे कम हो गया। अब प्रोडक्शन कम हो गया तो उसके बाद आपने देखा कि जो महंगाई है वो अपने आप बढ़ गई, जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा था। अभी आप देख पाओगे जो महंगाई है, रिटेल इन्फ्लेशन अगर हम लोग गेहूं को लेकर चर्चा करें तो बढ़ चुकी है 9.59% से, जो कि एक टाइम पर 7.77% हुआ करता। तो महंगाई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। तो ये 2 कारण आपको देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से हम लोगों ने खुद एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया। पहले यार अपने कंट्री के अंदर जो सिचुएशन है उसको हम लोग थोड़ा सुधार पाएँ, अपने कंट्री के अंदर जो वीट की ज़रूरत है उसको पूरा कर पाएँ, बाद में हम लोग दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर फोकस करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिलेगी, हमारी सरकार ने बहुत सारी स्कीम चला रखी हैं जहाँ पे राशन दिया जाता है। उसमें एक स्कीम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो कि साल 2020 में लाई गई थी जब कोविड-19 आया था, आपको पता है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर मेंशन्ड है। अब साल 2020 में जब वो लेकर आई उस स्कीम को, तो वहाँ पे मेजर फोकस ये था कि 5 किलो गेहूँ चावल हम लोग फ्री में प्रोवाइड करवाने वाले हैं, है ना। ये हमारा फोकस था कि फ्री में वो गेहूँ चावल दिया जाएगा।
अब वो जो स्कीम है उसको लगातार एक्सटेंड करते हुए चले जा रहे हैं हम लोग। 2020 से 2021 पूरे 2021 तक उस स्कीम को बढ़ा दिया गया था, फिर 2022 तक वो स्कीम रही। अभी रिसेंटली क्या किया गया है, उसको वापस एक्सटेंड कर दिया गया, सितंबर तक वो स्कीम चलने वाली है। तो वहाँ पे भी हम लोग को ये गेहूँ देना है। और हमारे पास जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, FCI, जो कि क्या करता है, अपने पास इस अनाज का भंडार रखता है, उसके बाद खुद यहाँ पे स्टॉक जो है वो कम हो चुका है, तो उसको भी भरना है। पहले हम लोग फोकस करेंगे जो हमारे भंडार हैं वो भर जाएं, उसके बाद हमारे पास एक इनफ क्वांटिटी हो जाए, देन हम लोग यहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे। ऐसा हम नहीं चाहते कि हम लोग एक्सपोर्ट कर दें और एक्सपोर्ट के बाद में क्या हो गया कि हमारे कंट्री के अंदर इस गेहूँ का क्राइसिस आ जाएगा, कंट्री के अंदर गेहूँ का शॉर्टेज हो जाएगा। तो ये सारा आपको पूरा का पूरा एनालिसिस देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर आर्टिकल का। आई होप आप लोगों ने एक एक बात बहुत अच्छे से इसके रिगार्डिंग समझ ली है। तो सरकार के क्या क्या रीजंस थे, क्या डिसीजन है, वो सब आपने अच्छे से समझ लिया है। अब यहाँ पे 2-4 कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। जैसे मैंने आपको बता दिया कि रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसके बाद में भारत के पास अपॉर्चुनिटी आई। भारत ने यहाँ पर सोचा कि हम लोग काफ़ी सारा वीट को एक्सपोर्ट करेंगे, और हम लोगों ने यहाँ पर वीट को एक्सपोर्ट करने के लिए डिसीजन उठाया भी, काफ़ी सारी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट किया भी, ऐसा नहीं है कि एक्सपोर्ट नहीं किया। तो उसके बाद सिचुएशन थोड़ी सी बदल चुकी है। हम नहीं चाहते कि भाई देखो कि इतना एक्सपोर्ट हो जाए कि कंट्री के अंदर यहाँ पे इसका अकाल पड़ जाए, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन भी हम लोग नहीं देखना चाहते हैं। फिर उसके बाद टॉप 5 प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ और एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, इंपोर्टिंग कंट्रीज़ के बारे में मेंशन किया गया है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज़ और डिस्कस करता हूँ आपके साथ में, वो यह है, ये वाला पिक्चर मैं आपके साथ काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ और आज भी डिस्कस करूँगा। देखो, कोई टॉपिक होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक चर्चा में रहता है, ऐसा नहीं है पूरे साल चर्चा में रहेगा। अब ये टॉपिक चर्चा में 10-15 दिन चर्चा में रहेगा, इसको हमेशा से अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज कर लो 2-4 बार, और उसका ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे दूसरा टॉपिक चर्चा में लगेगा। आपको पता है करंट इश्यूज़ यहाँ पे बदलते रहते हैं, तो आपको यहाँ पर इसके ऊपर ध्यान देना है। कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आपसे डायरेक्टली पूछ ली जाएगी। अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो वीट को लेकर है। अगर हम लोग को गेहूँ को उगाना है तो उसके लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहली चीज़, हमें क्या टेम्परेचर चाहिए। जब हम लोग उसको लगाते हैं तो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर चाहिए। जब फसल की कटाई होती है तो 21 से 26 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर चाहिए होता है। लेकिन हुआ क्या, ये टेम्परेचर एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये कुछ एरियाज़ है जहाँ पे गेहूं का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ पे गेहूं का प्रोडक्शन इतना हो नहीं पाया। रेनफॉल की जो क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो 75 से 100 सेंटीमीटर के आसपास का रेनफॉल हम लोग को चाहिए होता है इसके अंदर। फिर उसके बाद में सॉइल टाइप की बात करें तो यहाँ पे एक फर्टाइल लोमी सॉइल हम लोग को चाहिए होता है। उसके बाद टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के बारे में चर्चा करें तो भारत के अंदर कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो कि सबसे ज़्यादा गेहूँ को प्रोडक्शन करते हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है और राजस्थान है। इंडिया चाइना के बाद में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है गेहूँ का, और यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप भी है गेहूँ। देखो, इसको सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी किया जाता है, ऑब्वियस ही बात है। और जो हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन है, यानी कि एग्रीकल्चर के अंदर जो क्रांति आई थी ना, उसके पीछे का यहाँ पे एक सबसे बड़ा रीज़न आपको ये गेहूँ देखने को मिलेगा। जो राबी क्रॉप्स हैं वो हैं, राबी क्रॉप्स में स्पेशली गेहूँ है। और गेहूं के जो भी यहाँ पे कल्टीवेशन है, इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे काफ़ी सारी स्कीम, सरकारी इनिशिएटिव चलाए जाते हैं। जैसे मैक्रो मैनेजमेंट मोड ऑफ एग्रीकल्चर एक इनिशिएटिव है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है। तो ये कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जो कि वीट के कल्टीवेशन को सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे आप लोग ज़रूर ध्यान रखना। ये कुछ फैक्चुअल डेटा है जो आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेगा। अब हम लोग अपने मेंस के क्वेश्चन को देखते हैं कि आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है। तो 18 मई का डेली मेंस क्वेश्चन में आज क्वेश्चन है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ गगनयान मिशन फॉर इंडिया। अब इसमें मैंने वर्ड लिमिट्स नहीं रखी है क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा भी लिख सकता है, कोई कम भी लिख सकता है, इसमें काफ़ी कुछ है लिखने के लिए, तो वर्ड लिमिट सेट नहीं की है ये। तो को मतलब कि ऐसी वर्ड लिमिट वहाँ पे सेट आएगी, ऑब्वियस ही बात है, लेकिन यहाँ पे सेट नहीं की है। देखते हैं कि आपने कितना समझा इस टॉपिक से। अगर आपने गगनयान मिशन के बारे में अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा है या कुछ नहीं पता है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि आज का जो मॉर्निंग का करंट अफेयर का वीडियो है, या फिर आप सिंपली अगर चैनल पर जाकर परेशान नहीं होना चाहते तो डायरेक्टली आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो, 18 मई करंट अफेयर बाय दीपक यादव एजुकेशन, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। स्टार्टिंग में सबसे पहला आर्टिकल मैंने गगनयान मिशन के बारे में चर्चा की है, वहाँ पर आप वो सारी बातें डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। एक आपको आइडिया वहाँ से मिल जाएगा, फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो आपको बताना है कि हाँ भाई, गगनयान मिशन का जो इम्पोर्टेंस है भारत के लिए वो क्या होने वाला है। थोड़ा गगनयान मिशन के बारे में बताना, थोड़ा इम्पोर्टेंस यहाँ पे समझाना। क्लियर हुआ? आगे आते हैं। और अब अगर आप लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है, क्वेश्चन जब लिख लोगे तो सबमिट कहाँ पे करना है,
अपने आंसर को सबमिट करने के लिए आपको वापस टेलीग्राम पर जाना है, दीपक यादव एजुकेशन टाइप करना है। आपके सामने एक ग्रुप ओपन होकर आएगा मेंस आंसर राइटिंग वाला, इस पर क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको डेली बेसिस पर एक मेंस का क्वेश्चन मिलता है, जैसे कि ये 17 मई का क्वेश्चन हो गया, उसके बाद ये यहाँ पर एक 16 मई का क्वेश्चन हो गया। तो डेली बेसिस पर आपको मेंस के क्वेश्चन मिल रहे हैं। क्वेश्चन मिलता है, आप आंसर कहाँ पे पोस्ट कर दो, देखो क्वेश्चन वहाँ पे पड़ा होगा, आपको जो नीचे कमेंट लिखा है इसी पे टैप करना है। वहाँ पे जैसे आप टैप करोगे आपके पास सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ से आप क्लिक करके अपने आंसर को उसकी फ़ोटो क्लिक कर कर सेंड कर सकते हो। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं जो कि एक दूसरे के आंसर को रिव्यू करते हैं, तो आप लोग भी एक दूसरे के आंसर को रिव्यू कर कर एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको नहीं दबाया तो दबा देना, 1 सेकंड लगेगा, और मुझे तो लग रहा है 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, तुरंत आप लोग टैप करके दबा सकते हो। तो फटाफट अगर आप लोगों ने यहाँ पे सुन लिया है तो उस बटन को क्लिक कर दो। आगे आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। अब यहाँ पे हमारे पास आता है ये वाला एडिटोरियल। इस एडिटोरियल को लिखा गया है CK मिश्रा साहब के थ्रू। अब CK मिश्रा कौन है, इनके बारे में अगर आपको जानना है तो आप देख पाओगे नीचे इनके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये एक फॉर्मर सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो इन्होंने एक टॉपिक उठाया है जो कि एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है कोल्ड चेन सिस्टम ऑफ इंडिया। कोल्ड चेन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि भारत को आने वाले टाइम की जो बहुत सारी बीमारियां हैं, पेंडेमिक्स हैं, जैसे आज के टाइम पर कोविड-19 है, वैसे इन फ्यूचर कोई और पेंडेमिक आता है तो उससे लड़ने में मदद करेगा। अब आप कहोगे है क्या ये, तो कोल्ड चेन सिस्टम बेसिकली यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर आपको नाम समझ में आ रहा है, चीज़ों को ठंडा रखा जाएगा। जैसे वैक्सीन होती है, वैक्सीन कोविड-19 की वैक्सीन आप सबने लगवाई है, वो जो वैक्सीन है उसको ठंडा रखा जाना, यहाँ पर उसको सही रखने के लिए, मतलब अगर वैक्सीन है तो उसको ठंडा रखा ना जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी के लिए कोल्ड चेन सिस्टम का यूज़ किया जाता है। अगर वैक्सीन वो ठंडा एरिया में नहीं रखी हुई होगी, कोल्ड एरिया में नहीं रखी हुई होगी, तो वैक्सीन ख़राब हो जाएगी। इस वजह से यहाँ पर उसका कोल्ड स्टोरेज बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट, कंपलसरी, मैंडेटरी, आप कुछ भी वर्ड यूज़ कर लो, यहाँ पे होता ही होता है। तो आपको वैक्सीन को ठंडा रखना होता है और उसके लिए हम लोगों को कोल्ड चेन सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, जिसके ऊपर भारत क्या क्या कर सकता है वो स्टेप्स यहाँ पर ऑथर ने मेंशन किए हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आप लोग कोट कर सकते हो, कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है ये आपको आपके एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले चीज़ यहाँ पर ऑथर ने मेंशन करी है, अगर हम लोग बात करें पैंडेमिक की, कोविड-19 पैंडेमिक ने हम लोग को काफ़ी सारी चीज़ सिखाई, हम लोग को काफ़ी सारे टर्म्स भी बताए, जैसे कि यहाँ पे कोविड-19 के वेरिएंट्स क्या होती हैं, वेव्स क्या होता है, वैक्सीन सप्लाई क्या होती है, क्वारंटीन क्या होता है, ये सारी नई नई टर्म्स से हम लोग फैमिलियर हो चुके हैं, ये सारी नई नई टर्म्स हम लोग को पता चल चुकी हैं, है ना, सबको पता होंगी ये सारी टर्म्स। फिर उसके साथ साथ यहाँ पे मेंशन किया गया, देखो ये तो हुई टर्म्स की बात, इसके अलावा यहाँ पे कोविड-19 ने हम लोगों को यहाँ पे एंकरेज किया, किस चीज़ को लेकर, वैक्सीन लगवाने को लेकर। आपने भी वैक्सीन लगवाई होगी, सभी लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। इनफैक्ट जो फर्स्ट डोज है वैक्सीन का वो 100 करोड़ लोगों को लग चुकी है, तो वैक्सीन मैक्सिमम लोग यहाँ पर लगवाई चुके हैं, है ना। अब क्वेश्चन यह है कि जो आपने वैक्सीन लगवाई है, ये जो वैक्सीन है ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बना हुआ है, और इस वैक्सीन को यहाँ पे प्रोटेक्शन देने के लिए या इस वैक्सीन को प्रॉपरली लोगों तक पहुँचाने के लिए हम लोगों को कोल्ड चेन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पर वैक्सीन को ठंडा रखा जाता है। अगर वो वैक्सीन ठंडी नहीं होगी, ठंडे एरिया में नहीं रखी होगी, तो वो वैक्सीन थोड़ी देर में ही ख़राब हो जाएगी। अगर वहाँ पे टेम्परेचर ज़रा सा भी ज़्यादा हो जाएगा तो वो ख़राब हो जाएगी वैक्सीन, और ख़राब वैक्सीन बॉडी के अंदर लगा नहीं सकते, है ना। तो ये चीज़ें हम लोग देख पाते हैं। तो इसके लिए वैक्सीन कितना इंपॉर्टेंट है पहले तो ये समझाया। अब जब हम लोग वैक्सीन की बात करते हैं तो भारत के पास खुद एक प्रोग्राम है जिसका नाम है UIP, यानी इंडिया का यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 1985, या फिर इंग्लिश में बोलो तो 1985। देखो काफ़ी बार होता है जो टर्म्स, ये न्यूमेरिकल वर्ड्स होते हैं, ये मैं हिंदी में बोल देता हूँ, है ना, तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स भी होती हैं। ऑब्वियस ये बात है, काफ़ी सारे लोग अलग अलग एरिया से देख रहे हैं तो वो हिंदी समझ भी नहीं पाते, तो मैं आपको दोनों में बोल दिया करूँगा। जैसे 1985 ये है, 1985 यहाँ पर ये इंग्लिश में है। तो इस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया 1985 में। इस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को लॉन्च करने के पीछे का एक मकसद था, वो मकसद ये था कि हम लोग वैक्सीन डिलीवरी को बढ़ा सकें, और इसके अंदर हमारा एक टारगेट है। टारगेट ये है, हम लोगों ने यहाँ पर हर साल क्या करते हैं, 2.67 करोड़ न्यू बॉर्न्स बेबी, यानी कि जो नए बच्चों ने यहाँ पर जन्म लिया है, कितने बच्चे, 2.67 करोड़, और साथ ही साथ 2.9 करोड़ प्रेग्नेंट वेमेन। तो हर साल हम लोग इतने लोगों को वैक्सीन देते हैं, और ये लंबे समय से हम लोग देते हुए आ रहे हैं। तो वैक्सीन देने के मामले में हम बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, ये तो हमने देख लिया है। लेकिन
उसके साथ साथ यहाँ पर आप ये देखोगे, ये जो डेटा है, ये जो नंबर है, ये बहुत कम है जब हम लोग इसको कंपेयर करते हैं कोविड-19 की वैक्सीन से। क्योंकि यहाँ पे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में हम लोग 5 करोड़ के आसपास लोगों को वैक्सीन दे रहे हैं, जहाँ पर कुछ बच्चों को और कुछ प्रेग्नेंट वीमेन को। लेकिन जब आप देखोगे, जब हम लोग कोविड-19 वैक्सीन के बारे में चर्चा करते हैं, तो यहाँ पे 100 करोड़ से ऊपर लोगों को वैक्सीन देने के बारे में बात की जा रही है ना? तो यहाँ पे जो नंबर है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। तो आप पहले ये प्रोग्राम चला रहे हो, वो अच्छे से चल रहा हो, बात अलग है, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, तो इसको लेकर थोड़े से चैलेंजेस भी आए हैं। उन चैलेंजेस को कैसे टैकल किया जा सकता है, वो ऑथर ने इस आर्टिकल के लास्ट में बताया है। यहाँ पे ऑथर ने बोला कि देखो, हाँ मैंने आपको बताया ना, दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। पैंडेमिक में यहाँ पर बहुत सारे लोगों को वैक्सीन देना है, और इसी के दौरान हमें पता चला कि हम लोग इस मामले में थोड़े कमज़ोर हैं। इनफैक्ट देखो, कोविड-19 के बाद तो दुनिया भर को पता चला है कि उनका जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना मजबूत नहीं है। ऐसे ही इंडिया का भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे वीक लिंक्स हम लोग को पता चले हैं, और उसी को रोबस्ट यानी मजबूत करने की आवश्यकता है, ये यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। फिर ऑथर ने मेंशन किया कोल्ड चेन मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। जब आप लोग यहाँ पर कोल्ड चेन मैनेजमेंट सिस्टम को देखते हो, यहाँ पर एक सस्टेनेबल जो वैक्सीन प्रोग्राम है, ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं, तब जाकर एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जाता है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आप बोला गया कि देखो, जो ज़्यादातर वैक्सीन्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं दुनिया भर के अंदर में, वो यहाँ पर बर्बाद हो जाती हैं, वेस्ट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉपरली वहाँ पर टेम्परेचर को मेंटेन नहीं किया गया। और टेम्परेचर को मेंटेन कैसे कर सकते हैं? हम लोग एक कोल्ड स्टोरेज सिस्टम को लाकर। कोल्ड स्टोरेज सिस्टम का मामला ऐसा है, एक डब्बा होगा जहाँ पे वैक्सीन रखी गई है, उसके अंदर टेम्परेचर को मेंटेन किया जाएगा, ठंडा टेम्परेचर रखा जाएगा जहाँ पर वो वैक्सीन बची रहेगी। लेकिन वो टेम्परेचर जैसे ही डाउन हुआ, वो वैक्सीन यहाँ पर ख़राब हो जाएगी। तो इंडिया के अंदर लगभग 20% ऑफ टेम्परेचर सेंसिटिव हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, और ये यहाँ पर डैमेज हो जाते हैं। बहुत सारा सामान आप देख पाओगे डैमेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक इम्प्रॉपर टेम्परेचर वहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो भाई हमारा फोकस यही है कि हम लोग भी क्या कर सकें, ये जो कोल्ड चेन स्टोरेज सिस्टम है इसके ऊपर थोड़ा काम कर सकें। अब इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया, जब हम लोग इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया के अंदर इस यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में, वही वाला प्रोग्राम जो कि स्टार्टिंग मैंने आपको बताया 4-5 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा रही है, बच्चे और प्रेग्नेंट वेमेन को। तो ये जो प्रोग्राम है, इसके अंदर में 27,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे ऑलरेडी भारत के अंदर में। अब ये जो 27,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं, जिसमें से 750 तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लोकेटेड हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल से ऊपर, और बाकी जो 95% के आसपास के ये जो कोल्ड चेन पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल से बिलो, इससे डाउन में लोकेटेड हैं, ये बताया गया। तो भैया कोविड-19 वैक्सीनेशन के अंदर भी हम लोगों को रिक्वायरमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्योंकि अभी तक हम लोग जो कोविड-19 का पहला डोज़ है वो 100 करोड़ लोगों तक पहुंचा चुके, जो सेकंड डोज़ है वो 87 करोड़ लोगों तक हम लोग पहुंचा चुके हैं। अब ये जो एफ़र्ट है, ये एफ़र्ट कैसे लगाया गया, इसके पीछे देखो बहुत सारे यहाँ पर आप कह सकते हो कि एफ़र्ट्स लगे हैं। जैसे कि पहली चीज़ आपने देखा होगा कोविन प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया, जहाँ पे ऑनलाइन आपने रजिस्ट्रेशन किया है, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको एक सेंटर मिलता है, वहाँ पर जाकर आप वैक्सीन को लगवाते हो, है ना। तो यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है, अपॉइंटमेंट्स का रोल रहा है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं जिसके माध्यम से यहाँ पर ये पूरा का पूरा प्रोसेस, ये पूरा का पूरा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम कंडक्ट किया गया, ये बोला गया। फिर उसके बाद में अब ये बताते हैं ऑथर एक इशू को। तो भैया कोल्ड चेन सिस्टम में दिक्कत क्या आ जाती है? दिक्कत यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है इलेक्ट्रिसिटी की। अब आपको इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत, बिल्कुल। अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, एक बॉक्स को मेंटेन कर रहे हो जिसके अंदर वैक्सीन्स रखी हुई हैं, टेम्परेचर को मेंटेन किया जा रहा है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है ना। इलेक्ट्रिसिटी से यहाँ पर उसके टेम्परेचर को मेंटेन किया जा रहा है। अब मान लो हमने रिसेंट डेज में देखा पावर आउटेज हुआ, यानी कि कोयले की कमी हो गई, उसकी वजह से यहाँ पर प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी मिली नहीं। अब प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी मिली नहीं, करंट वहाँ पे उस बॉक्स को मिला नहीं, टेम्परेचर वहाँ पे डाउन हो गया। अब टेम्परेचर वहाँ पे डाउन हो गया तो वैक्सीन वो ख़राब हो गई नहीं हो गई, ऐसा होता है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब सिचुएशन दूसरी बदल भी सकती है। सिचुएशन एक ये भी हो सकती है कि वो बॉक्स था, लाइट चली गई। अब जब लाइट चली गई तो वो जो बॉक्स के अंदर वैक्सीन है वो ख़राब हो गई, ठीक है। अब ख़राब हो गई, लोग यहाँ पे उस समय ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन बाद में लाइट आ गई, वो वापस से ठंडा हो गया है। लेकिन जब बाद में लोगों ने निकाला तो यहाँ पर देखा कि यहाँ पर वो ठंडा है, लोगों को पता नहीं चला वो वैक्सीन ख़राब है या सही है। तो ऐसे भी यहाँ पर आप देख पाओगे ख़राब वैक्सीन लगाई जा सकती है लोगों के अंदर। तो दोनों सिनेरियो यहाँ पर हो सकते हैं।
तो ख़राब वैक्सीन का एक बहुत बड़ा डर यहाँ पे क्रिएट हो सकता है, नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे ऑथर मेंशन ये करते हैं कि भाई आपको पहली चीज़ जो अपने कोल्ड स्टोरेज सिस्टम है उसको इलेक्ट्रीफाई करना होगा, उसका इलेक्ट्रिफिकेशन करना होगा। ये टर्म यहाँ पे मेंशन किया है कि देयर इज़ अ नीड टू इम्प्रूव इलेक्ट्रिफिकेशन। और वो कैसे कर सकते हैं भाई, बिजली का झंझट पालना ही बंद कर दो। कैसे? हम लोग यहाँ पे सोलर पैनल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, सोलर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोलर पैनल लगा दो उसके ऊपर, अब सूर्य से आने वाली जो एनर्जी जनरेट हो रही है उसी से यहाँ पर बिजली मिलेगी उससे, और वो बिजली थोड़ी सी स्टोर हो जाएगी। जब सूर्य की एनर्जी जनरेट नहीं होगी तो उस वो जो स्टोरेज एनर्जी है उससे यहाँ पर आप कह सकते हो वो चलता रहेगा, है ना। तो सोलर पैनल्स को लगा दिया जाए। साथ ही साथ इन्होंने इसी के साथ एक एग्जाम्पल भी कोट कर दिया। एग्जाम्पल यह है कि भाई ऐसा हम लोग कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में जो आप देखोगे तो 72% जो इनके फंक्शनिंग हेल्थ सेंटर्स हैं यहाँ पर सोलर पैनल्स लगा दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये काम हम लोग भी कर सकते हैं। ये ऑथर का एक सॉल्यूशन निकल कर आया। फिर लास्ट में ऑथर मेंशन करता है कि भाई देखो हम लोग पेंडेमिक से जैसे जैसे रिकवर कर रहे हैं और हमारे पास रिकवर के बाद में अपॉर्चुनिटी है, हम लोग नए तरीके को लेकर आएँ और अपना जो कोल्ड चेन सिस्टम है इसको मजबूत बनाएं, क्योंकि आने वाले टाइम पर कोई भी फ्यूचर पेंडेमिक आता है तो उसके लिए प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ा रोल आएगा रोबस्ट कोल्ड चेन सिस्टम का। हमारे पास चेन सिस्टम मजबूत होगा तो फटाफट वैक्सीन की सप्लाई यहाँ पर हो पाएगी। क्लियर हुआ? तो आई होप आप लोगों ने यहाँ पर इस आर्टिकल को लेकर एक एक इन्फॉर्मेशन अच्छे से जान ली है। चलो नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। ये जो अगला एडिटोरियल है ये बात करता है अ कंसर्टेड एफर्ट इन री इमेजिनिंग म्यूजियम्स को लेकर चर्चा की गई है। इस आर्टिकल को लिखा है जी किशन रेड्डी साहब ने। अब जी किशन रेड्डी साहब कौन है, इनके बारे में आप नीचे देख सकते हो। ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर है, टूरिज्म, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे आप देख पाओगे यूनियन मिनिस्टर के अंडर में काम कर रहे हैं। सरकार की यहाँ पे काफ़ी सारी तारीफ़ें की गई हैं। सरकार को प्रेज़ किया गया है कि सरकार ने म्यूज़ियम के मामले में बहुत सारे स्टेप्स उठाए। तो वो सारे स्टेप्स क्या हैं हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ यहाँ पे ऑथर ने मेंशन करी है कि भाई इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे 18 मई को सेलिब्रेट किया गया। जो अभी 18 मई है, यानी कि 18 मई आज आपको देखने को मिल जाएगी। आज वेडनेसडे है, यह इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे की तरह देखा जाता है। अब होता क्या है, इस दिन हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने बोल दिया कि एक सप्ताह तक देश में जितने भी म्यूज़ियम हैं उन सब के ऊपर कोई भी मतलब एंट्री चार्जेस नहीं होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आप उनको विजिट कर सकते हो। तो यहाँ पर एक हफ्ते के लिए ये सारा काम किया गया है। ये सब काम किया गया इस इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे के दिन। ऐसा क्यों? ताकि लोग जान सकें म्यूज़ियम के बारे में। और यहाँ पे फ्री कर दिया गया। फ्री इसलिए कर दिया कि देखो बहुत सारे लोगों के अंदर दिलचस्पी होती है यार जानने के लिए, हाँ म्यूज़ियम के बारे में। बहुत सारे लोगों के अंदर कोई दिलचस्पी होती नहीं है कि यार क्या है म्यूज़ियम क्या नहीं, उनसे कोई लेना देना नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। अब क्वेश्चन यह है कि ये सारा काम किया गया ताकि जो हमारा आर्ट एंड कल्चर है वो सभी लोगों तक पहुँच सके। और सरकार ने म्यूज़ियम को लेकर कितना सारा काम किया है वो सारी बातें यहाँ पे लोगों तक पहुँच सकें, ये इसी चक्कर में स्टेप उठाया गया। पहली चीज़ यहाँ पे बोला गया आज के टाइम पर एक म्यूज़ियम सेंट्रिक जो अप्रोच है ये यहाँ पर अलग तरीके से बदल चुकी है। यहाँ पे आप देख पाओगे फोकस किया जा रहा है कि जो लोग हैं, लोगों को एक तरीके से जो लोग हैं, लोगों का जो कल्चर है उसको यहाँ पर अच्छे से समझ पाएँ, वो अपने कल्चर को प्रिजर्व कर पाएँ, प्रोटेक्शन दे पाएँ। उसी के ऊपर यहाँ पर म्यूज़ियम को लेकर वर्क किया गया है। अगर मैं आपको बताऊँ तो एक चीज़ यहाँ पर ऑथर ने मेंशन करी है कि हम लोगों ने यहाँ पर म्यूज़ियम्स को बनाया है स्पेसिफिक पर्पस के लिए। इस बात पे बहुत ज़्यादा गौर करना, हम लोगों ने म्यूज़ियम को बिल्ड किया है स्पेसिफिक पर्पस के लिए रादर देन रिलाई ऑन द जनरल पर्पस। स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ को यहाँ पर डिनोट किया गया है। सभी के लिए यहाँ पर उनके ऑब्वियस सी बात है उन म्यूज़ियम के अंदर उनके कल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं तो उसको यहाँ पर प्रोटेक्शन दी गई हैं। अलग से एक पर्पस है, कोई जनरल पर्पस नहीं है, अलग अलग काम किया गया है अलग अलग कल्चर के लिए। वो कैसे, यहाँ पे एक बड़े बड़े एग्जांपल्स दिए गए हैं, उन एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग चीज़ों को कवर करेंगे। जैसे यहाँ पर इन्होंने बताया कि भाई आज के टाइम का सिनेरियो अलग हो चुका है। हो क्या रहा है, जो चीज़ें यहाँ से भारत से चुरा के लेकर गई हैं, भारत से बहुत सारे सामान आर्टिफैक्ट्स यहाँ से चुरा कर लेकर जाए गए बाहर विदेशी कंट्रीज़ में, वो चीज़ें आज के टाइम पर आ रही हैं वापस। यहाँ पे आप देख पाओगे जो हमारे पीएम हैं इन्होंने वापस से जो काफ़ी सारे स्टैचूज़ वगैरह हैं वो यहाँ पर इंडिया वापस से मंगवाए हैं, वापस से वो आए हैं जिनको चुरा कर ले जाया गया था इंडिया से। और आज के टाइम पर एक सबसे बड़ी चीज़ आप देख पाओगे, रिसेंट डेज में हमने डिस्कस किया, पिछले साल चर्चा में था, गॉडेस अन्नपूर्णा। गॉडेस अन्नपूर्णा का जो आइडल है, इनका जो स्टैचू है वो वापस से रिस्टोर किया गया है, ये वापस से इंडिया आया। अब इंडिया जब ये स्टैचू आया है तो इसको कहाँ पे रखा गया, काशी विश्वनाथ टेम्पल के अंदर, जहाँ पर उस स्टैचू की जगह थी, जहाँ से उसको चुराया गया था।
ना कि उस स्टैचू को ले जाकर म्यूज़ियम में रख दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जहाँ से सामान गया है उसको वहाँ पे लाया गया और लोगों का जो कल्चर वहाँ से जुड़ा हुआ है उस चीज़ को लोगों के बीच में लेकर आया गया। ठीक है, लोगों के कल्चर को यहाँ पे एक प्रोटेक्शन दी जा रही है, वो यहाँ पर फोकस दिया जा रहा है। अब की बार ऐसा यहाँ पे फोकस दिया गया। फिर सॉरी, फिर उसके बाद एक चीज़ के ऊपर फोकस किया गया। आज के टाइम पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है आपको मालूम है ना, कि जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन रही है, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है दिल्ली के अंदर में, वो हमारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है। इससे पहले वाला जो प्रोजेक्ट है वो अंग्रेज़ बना कर गए हुए हैं, मतलब इससे पहले का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, पार्लियामेंट है, सब कुछ है, वो अंग्रेज़ों ने डिज़ाइन कर रखा है ना। हर्बर्ट बेकर, ल्यूटेन, सबका नाम आपने सुना होगा, तो उन्होंने यहाँ पर उस चीज़ को डेवलप कर रखा है। तो हम लोग अब क्या है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, तो हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पर अपने कंट्री का खुद का होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे उसके ऊपर काम किया जा रहा है। देन उसके बाद यहाँ पे कुछ और पर्पज़ की मैंने आपको बताया ना कि अब की बार देखो, इस पूरे एडिटोरियल का एक मेजर फोकस है। मेजर फोकस ये है कि जो अब म्यूज़ियम है, उन म्यूज़ियम का एक स्पेसिफिक पर्पज़ है, और वो स्पेसिफिक पर्पज़ क्या है उसके बाद पूरा एक पैरा है। इस पैरा को देखते हैं। इस स्पेसिफिक पर्पज़ का कहने का मतलब यह है, अगस्त 2013 में जो पहले वाली सरकार थी, पहले वाली सरकार ने यहाँ पे एक अनाउंसमेंट किया था कि हम लोग ट्राइबल म्यूज़ियम के ऊपर काम करेंगे। नेशनल ट्राइबल म्यूज़ियम को यहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे, जो ट्राइब्स पीपल के लिए होगा, ट्राइबल पीपल के लिए होगा। लेकिन ऐसा किया गया नहीं, उसके ऊपर काम नहीं किया गया। लेकिन आज के टाइम पे जो करंट गवर्नमेंट आप देख पाओगे, चीज़ें बदल चुकी हैं। आज के टाइम पर क्या किया गया है, लगभग 200 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स, 200 जो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स हैं, देश की आज़ादी में उनका एक बहुत बड़ा रोल है, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था लगभग 85 रिवोल्ट्स के अंदर, 85 रिवोल्ट्स में। सरकार जो अंग्रेज़ के अगेंस्ट में यहाँ पर इन्होंने लड़ाइयाँ करी हैं, लगभग 200 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स से उतने। तो उन फ्रीडम फाइटर्स को जाना जाए अच्छे से, उनके लिए करंट गवर्नमेंट ने 10 फ्रीडम फाइटर म्यूज़ियम्स को बनाए हैं। ये यहाँ पर ऑथर का मेंशन किया गया है। ठीक है, तो 10 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूज़ियम बनाए गए हैं, जो कि फ्रीडम फाइटर को ही डिनोट किया गया है कि हाँ, उनका क्या रोल रहा है हमारे हमारे इंडिया को आज़ाद करवाने में। फिर उसके बाद इसी चीज़ का एग्जाम्पल दिया गया। एग्जाम्पल क्या है, पिछले साल 15 नवंबर की बात है। 15 नवंबर को जब जनजातीय गौरव दिवस एक ओकेजन है, इसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया। इसके साथ साथ यहाँ पे बिरसा मुंडा म्यूज़ियम, ठीक है, बिरसा मुंडा म्यूज़ियम, ये रांची के अंदर लॉन्च किया गया। ये प्राइम मिनिस्टर के थ्रू लॉन्च किया गया था। तो ये एक एग्जाम्पल दिया कि हम लोग ट्राइबल म्यूज़ियम के ऊपर भी हम लोगों ने काम किया है, जो कि ट्राइबल फ्रीडम फाइटर को डिनोट करता है। सिमिलरली इसी प्रकार से अप्रैल 14 की बात है, पिछले महीने की बात है, जो अंबेडकर जयंती हम लोगों ने सेलिब्रेट कर रही है। अंबेडकर जयंती पर हमारे पीएम ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है। अब ये प्रधानमंत्री संग्रहालय क्या है, ये एक म्यूज़ियम है जो कि अलग पर्पज़ के लिए है। ऊपर जो म्यूज़ियम है वो अलग पर्पज़ के लिए, मतलब अलग अलग पर्पज़ के लिए म्यूज़ियम्स को बनाए गए। ऊपर वाला ट्राइबल के लिए बनाया गया, नीचे जो म्यूज़ियम है वो प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्रियों को एक तरीके से डिनोट करने के लिए बनाया गया है, जो प्रधानमंत्री संग्रहालय है। यहाँ पे जो म्यूज़ियम है ये एक ट्रिब्यूट दे रहा है भारत के सभी प्रधानमंत्रियों को। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, सबके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको उस म्यूज़ियम में देखने को मिल जाएगी। हालांकि आप एक चीज़ ये भी देख पाओगे कि कांग्रेस की पार्टी लंबे समय से रही है, कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर्स आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो वो सारी बातें यहाँ पे बताई गई कि ये आप देख पाओगे इस प्रकार से अलग अलग पर्पज़ के लिए अब की बार काम किया जा रहा है। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात आती है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ट्रिब्यूट दिया गया। उनको श्रद्धांजलि देते हुए यहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई अक्टूबर 2018 में, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू। अच्छा, क्या हाइट है स्टैचू ऑफ यूनिटी के, नीचे कमेंट सेक्शन में उस हाइट को कोट करना। क्लियर हुआ। तो ये सारी बातें हमें बताई जा रही हैं कि भाई हालांकि यहाँ पे स्टेप उठाए जा रहे हैं म्यूज़ियम को लेकर, लेकिन अलग अलग तरीके से स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, अलग अलग कम्युनिटी के लिए यहाँ पर इन म्यूज़ियम्स के ऊपर काम किया जा रहा है। फिर उसके बाद हमें बताया गया कि भाई आज अब की बार आप देख पाओगे हर एक म्यूज़ियम का अलग अलग स्पेसिफिक थीम बेस है। तो वो जो म्यूज़ियम है वो थीम बेस्ड म्यूज़ियम्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और इसी प्रकार से और भी बहुत सारे म्यूज़ियम है जिनका एग्जाम्पल दिया गया, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है बिप्लोबी भारत म्यूज़ियम कोलकाता के अंदर में है। रेड फोर्ट आपको ये देखने को मिल जाए, आर्म्स एंड आर्मर म्यूज़ियम जो रेड फोर्ट पर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गैलरी ऑन गौतम बुद्धा दिल्ली के अंदर में है, म्यूज़ियम ऑन जम्मू एंड कश्मीर। तो अलग अलग यहाँ पे ये जो म्यूज़ियम्स इनको डेवलप किया गया है, ये फोकस दिया गया। इंडिया के अंदर आज के टाइम पर 1000 से ज़्यादा म्यूज़ियम्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि रिप्रेजेंट करता है इंडिया के रिच और डाइवर्स कल्चर को।
रिलीजियस और साइंटिफिक अचीवमेंट्स को, तो इतने सारे म्यूज़ियम्स ऑलरेडी भारत के अंदर में हैं। और पता है ख़ास बात क्या है, ये 1000 से ज़्यादा म्यूज़ियम्स हैं, लेकिन जितने भी जो ये म्यूज़ियम हैं ये सब अलग अलग मिनिस्ट्री के अंडर में हैं। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में कुछ म्यूज़ियम है, फिर उसके बाद यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर में रेलवे म्यूज़ियम्स हैं। तो अलग अलग म्यूज़ियम अलग अलग मिनिस्ट्री के अंडर में है। आप लोग यहाँ पर ये भी देख पाओगे, ऐसा मेंशन किया गया। और ये सारा काम किया गया है करंट गवर्नमेंट के थ्रू। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग में बता दिया था कि करंट गवर्नमेंट की यहाँ पर तारीफ़ की गई है। फिर उसके बाद इन्होंने एक चीज़ और मेंशन की, करंट टाइम पर जो म्यूज़ियम्स हैं इनके अंदर एक म्यूज़ियम के अंदर एक टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस किया जा रहा है, वो है डिजिटल टेक्नोलॉजी। अब तो डिजिटल टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, इन चीज़ों को यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है ताकि जो लोग हैं वो चीज़ों को और अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकें इस डिजिटल वे में। तो ये स्टेप्स यहाँ पर अब म्यूज़ियम्स के अंदर उठाए गए हैं। फिर यहाँ पे कुछ बकवास है, उसको आप लोग स्किप कर सकते हो। एट द लास्ट यहाँ पे मेंशन किया गया, ये जो रिन्यूएबल किया गया है, ये चीज़ों को बदला है, चीज़ों को मॉडर्नाइज़ किया है, अपग्रेड किया है, नए म्यूज़ियम्स को एस्टेब्लिश किया है। इसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने कंट्री के अंदर जो म्यूज़ियम की सिचुएशन है उसको हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मैच करते हैं। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मैच करने के लिए अभी भी काफ़ी सारे स्टेप्स ज़रूरी है करने, वो सारे स्टेप्स यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। क्लियर हुआ? तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रख सकते हो। तो म्यूज़ियम्स को लेकर ये आर्टिकल पूरी तरह से पब्लिश किया हुआ है। नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। नाउ जो अगला एडिटोरियल है यहाँ पर आप देख पाओगे थॉमस कप के बारे में चर्चा करता है। आपको मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि जो थॉमस कप है वो भारत ने पहली बार जीत लिया है। भारत का पहला थॉमस कप जीता गया 15 मई को, जो कि इंडोनेशिया को हरा कर यहाँ पे भारत ने जीता था। अब जब हम लोग थॉमस कप के बारे में चर्चा करते हैं तो कुछ स्टैटिक से इन्फॉर्मेशन है जो कि आपसे प्रीलिम्स में पूछी जाती है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, स्पोर्ट्स के सेक्शन से रिगार्डिंग एक आध बार क्वेश्चन आए तो आपको फोकस नहीं करना है वापस से दोबारा से उस चीज़ के ऊपर। बस आप लोग क्या करना है, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है, जैसे कि ये आर्टिकल की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है, इंडिया ने पहली बार यहाँ पर जीता है, तो इसके बारे में ज़रूर पढ़ सकते हो। ठीक है, तो थॉमस कप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। इंडिया का जो मेन बैडमिंटन टीम है, ठीक है, यहाँ पर मेन का जो बैडमिंटन टीम है उन्होंने यहाँ पर इस थॉमस कप को जीता है और पहली बार जीता गया। इंडिया ने किसको हराया? इंडोनेशिया को हराया। इंडोनेशिया जो कि 14 बार चैंपियन रह चुका है इस कप का, उसको हराया भारत ने। और ये जो टूर्नामेंट है ये हुआ है बैंकॉक के अंदर, थाईलैंड में। उसके बाद थॉमस कप की अगर देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टूर्नामेंट कहाँ पर हुआ ध्यान रखना वनडे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। थॉमस कप क्या है? देखो, जो थॉमस कप ये ट्रॉफी है ये सिग्निफाई करती है बैडमिंटन को लेकर, कि जो स्पोर्ट ऑफ बैडमिंटन है उसके उस बैडमिंटन के खेल में एक सबसे बड़ी ट्रॉफी वही है थॉमस कप। यहाँ पे 16 नेशनल टीम आपको देखने को मिल जाती हैं, मतलब 16 कंट्रीज़ की यहाँ पे जो टीम है वो यहाँ पर आती हैं, प्ले करती हैं। और जो इस थॉमस कप का जो बैकग्राउंड है वो क्या रहा है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। जो कप है इसको डोनेट किया गया था 1939 में सर जॉर्ज थॉमस के थ्रू। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर इन्हीं के नाम पे ही पूरा का पूरा मामला रखा गया। और उसके बाद यहाँ पे जो थॉमस थे वो उसी समय प्रेसिडेंट भी थे इस इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन के, तो इन्हीं के नाम पर ही पूरा का पूरा थॉमस कप रखा गया। थॉमस कप का पहला टूर्नामेंट होता है 1948 से लेकर 1949 में, जिसको जीता जाता है माल्या के थ्रू। अब उसके बाद जो ये थॉमस और उबर कप है, ये दोनों यहाँ पर दोनों इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए बनाए गए हैं। मेन और विमेन नेशनल टीम्स यहाँ पर प्ले करती हैं। इंडिया की जीत की बात करें तो इस टूर्नामेंट में यहाँ पे बहुत लंबा इतिहास रहा है, 70 सालों का यहाँ पर इतिहास रहा है, उसको यहाँ पर इंडिया ने ब्रेक डाउन किया और जो चैंपियनशिप टाइटल है वो अपने नाम में अब की बार हासिल किया। अभी तक 5 देश थे जो कि इस थॉमस कप को जीत रहे थे, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान और डेनमार्क। अब की बार यहाँ पर इंडिया इस लिस्ट के अंदर आ चुका है। ठीक है, इंडिया की जीत के साथ में इंडिया यहाँ पर 6ठा देश बन चुका है जिसने इस क्लब को तोड़ा और एंट्री कर ली है अपनी। क्लियर हुआ? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थॉमस कप को लेकर आपको मिल चुकी हैं। फिर उसके बाद देखो, हमेशा तो ये वाला जो पॉइंट है आता नहीं है, लेकिन आज यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज़ें बताई गई। जब मैं पढ़ रहा था तो मतलब अचानक से मैंने ये नहीं देखा ये आर्टिकल में मतलब कुछ ज़्यादा खास आता नहीं है, लेकिन इसका मैंने हेडिंग पढ़ी ना, अ होली सिटी इंडस्ट्रियल डेप, तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे आइडिया लग गया था किस चीज़ के बारे में चर्चा की जा रही है। तो यहाँ पर जब इस आर्टिकल को पढ़ोगे तो आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी। चलो आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे बात की जा रही है हरिद्वार की। हरिद्वार सभी लोगों को पता है, यहाँ पर एक वेल नोन पिलग्रिमेज साइट आपको देखने को मिलता है। बहुत से लोग जाते हैं हरिद्वार यहाँ पे दर्शन करने के लिए। अब जब हम लोग बात करते हैं हरिद्वार की तो यहाँ पे इसके इंडस्ट्रियल फेस के बारे में चर्चा करते हैं। एक टाइम पर
हरिद्वार के अंदर इंडस्ट्रियल बेसिस पर कुछ नहीं हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पर हरिद्वार में इंडस्ट्रियल बेसिस पर कितना कुछ डेवलप हुआ है वो यहाँ पर बताया गया इस आर्टिकल में। तो हरिद्वार के अंदर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है उसके ऊपर फोकस जा रहा है। पिछले 20 सालों में तो बहुत ही तेज़ी से विकास हुआ है। अब हरिद्वार जो है 112 जो हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आपको पता होगा ये हमने सरकार ने प्रोग्राम चलाया था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 112 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर फोकस करने के लिए, उसमें से हरिद्वार भी एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, 2018 में प्रोग्राम चलाया गया था। अब यहाँ पे जो प्रोग्राम चलाया गया इसके बाद हमारा फोकस ये रहा कि हरिद्वार को हम लोग एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाएं, और जैसा कि यहाँ पर हुआ भी, इंडस्ट्रीज़ आज के टाइम पर हरिद्वार में आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाती हैं। साल 2002 की बात है, देखो ध्यान सुनना, साल 2002 में उत्तराखंड सरकार ने क्या किया, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, तो इसको यहाँ पर इस्टेब्लिश किया। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई उत्तराखंड के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसको ग्रो किया जाए, और यहाँ पे आप देख पाओगे उसने काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया भी। यहाँ पे बार बार फोकस किया हमारी केंद्र सरकार ने। देखो मेजर फोकस यहाँ पे आर्टिकल के अंदर यह है कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है हरिद्वार में वो सिर्फ एक पहलू से नहीं हुआ है। यहाँ पर सेंटर यानी हमारी केंद्र सरकार और स्टेट जो राज्य सरकार है दोनों ने मिलकर यहाँ पे काम किया है। सेंटर का भी एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अभी यहाँ पे आप देख पाओगे उत्तराखंड के बारे में जब चर्चा की जा रही है तो यहाँ पर 2003 में काफ़ी सारी चीज़ें अनाउंस की गई थी, ये सारी चीज़ यहाँ पर डेवलप की जाएंगी। ठीक है, इंडस्ट्रियल पैकेज यहाँ पे अनाउंस किया गया था 2003 में 10 साल के लिए यहाँ पर, तो उसके ऊपर भी काम किया गया है। तो मतलब केंद्र सरकार ने भी काम किया, केंद्र सरकार ने यहाँ पर कुछ डेवलपमेंटल अनाउंस किया और राज्य सरकार तो काम कर ही रही थी, तो दोनों के थ्रू यहाँ पर मिलकर काम किया गया, उसके बाद डेवलपमेंट हुआ है। हरिद्वार की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर एक आप कह सकते हो कि एरिया है रोशनाबाद करके हरिद्वार के अंदर में। यहाँ पे बताया गया कि एक टाइम पे कुछ नहीं हुआ करता था, वहाँ पे इंडस्ट्री आज के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। हरिद्वार के अंदर जो फिज़िकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है सिटी के अंदर में वो भी काफ़ी बढ़ चुका है, वो भी यहाँ पर स्टेट और सेंटर की मदद से बढ़ा है। उसके बाद आज के टाइम पर हरिद्वार के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो आप देख पाओगे ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एफएमसीजी, पैकेजिंग, एग्रो, फूड प्रोसेसिंग, ये सारी इंडस्ट्रीज़ आपको मिल जाती हैं। तो आज के टाइम पर वो एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप बन चुका है और कुछ बड़ी बड़ी यहाँ पर कंपनी सेटअप हुई हुई हैं। भेल, हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज आपको हरिद्वार में देखने को मिल जाएंगी। 2003 से पहले रोशनाबाद जो एरिया है इसको घोस्ट टाउन बोला जाता था। घोस्ट टाउन का मतलब वहाँ पे कोई नहीं रहता था, एरिया बिल्कुल खाली था। लेकिन आज वहाँ पे हुआ है एक बहुत ही ज़्यादा तगड़ा डेवलपमेंट। इतने सालों में यहाँ पे ये डेवलपमेंट हुआ है ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। उसके पीछे का कारण सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को यहाँ पर श्रेय जाता हुआ नज़र आता है। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर और क्या मेंशन करते हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे कि इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ जो डेवलप हुई हैं, क्या उससे फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये हुआ है कि भाई लोगों को जॉब्स मिली हैं। यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई हैं वहाँ पे लोकल मार्केट में स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर्स को यहाँ पर जॉब मिलती हुई नज़र आई हैं। इनफैक्ट कुछ डेटा है जो कि बोलता है 52,000 के आसपास फॉर्मल वर्कर्स ने यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, काम करते हुए नज़र आते हैं। बहुत सारे इनफॉर्मल वर्कर्स हैं और इसके एडिशन बेसिस पर यहाँ पे लाखों इंडिविजुअल हैं जो कि एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं। एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ कौन सी हैं? जैसे यहाँ पे आप कह सकते हो कि भेल हो गया या हीरो मोटोकॉर्प हो गया जो कि ऑटोमोबाइल के लिए काम कर रहा है। अब ऑटोमोबाइल बनाने के लिए उसके लिए और भी बहुत छोटे छोटे सामान चाहिए होते हैं। जो छोटे छोटे सामान बनाने वाले लोग हैं वो भी अपनी इंडस्ट्रीज़ को इनके आसपास लगा रहे हैं। तो इससे यहाँ पर क्या हो रहा है, इससे हो ये रहा है कि जो लाखों लोग हैं, लाखों और भी लोगों को यहाँ पे नौकरियाँ बनती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, लाखों लोग और भी यहाँ पर अलग अलग डेवलपमेंट्स की तरफ आ चुके हैं जो कि यहाँ पे लाखों लोग को यहाँ पे जॉब्स मिल चुकी है। तो फॉर्मल इनफॉर्मल वर्क्स के अलावा जो छोटे छोटे काम हैं उनमें भी यहाँ पे लोगों को जॉब मिली है। किसकी वजह से? इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। और जो ये इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस है हरिद्वार के अंदर में, यहाँ पे जो डेवलपमेंट किया गया है इसकी वजह से होटल्स, उसके बाद कॉम्प्लेक्सेस, मॉल, थिएटर, स्कूल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बनती हुई नज़र आई हैं। तो ये आप देख पाओगे। और ये सारे काम के अंदर एक सबसे मेजर फोकस आप देख पाओगे, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है ना ये अपना CSR बनाती हैं। CSR क्या? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव, ये यहाँ पर चलाया गया। अब यहाँ पे कुछ अमाउंट है, जो अमाउंट यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं, वो अपने सोसाइटी के प्रति भी कर रही हैं। यानी आप एग्जांपल देखोगे तो जो ONGC है, ONGC ने यहाँ पर क्या किया, स्कूल के अंदर गर्ल्स टॉयलेट को बनाया। हीरो मोटोकॉर्प ने यहाँ पे क्या किया, हीरो होंडा ने
यहाँ पे अपना जो फंड है, जो भी कंट्रीब्यूट करता है, उसमें कुछ सोशल एस्टेब्लिशमेंट के लिए लगाया। वहाँ पे इन्होंने स्कूलों के अंदर बास्केटबॉल कोर्ट्स बनवाए, वहाँ पे फंड किया। तो इस प्रकार से ये आप देख पाओगे किस प्रकार से इंडस्ट्री डेवलप हुई और इंडस्ट्री भी लगातार वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करती हुई नज़र आ रही है। स्कूल के अंदर ये चीज़ें डेवलप होती हुई नज़र आ रही हैं। क्लियर हुआ? तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई। तो यहाँ पे बोला गया हरिद्वार, सिंस हरिद्वार एक लैंडलॉक कंट्री है, जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स को एक यहाँ पे डिसएडवांटेज मिलता है। ठीक है, डिसएडवांटेज ये है कि भाई यहाँ पर जो सामान का मूवमेंट है वो प्रॉपर हो नहीं पाएगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है हरिद्वार एक लैंडलॉक कंट्री है। तो कंट्री कह रहा हूँ, लैंडलॉक यहाँ पर एरिया देखने को मिल जाएगा। अब जब लैंडलॉक है तो हम लोग समुद्र के माध्यम से सामान तो भेज नहीं सकते, तो इसको भेजा जाएगा रोड के माध्यम से। और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ा है ट्रैफिक आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। और इसी के अंदर जो ट्रैफिक जैसे बढ़ चुका है, इसके मामले में यहाँ पर हरिद्वार थोड़ा सा पीछे हो जाता है। तो यहाँ पे इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है कि हम लोग कुछ कार्गो मूवमेंट्स को लेकर कुछ नए स्टेप्स उठाएं। प्लस हरिद्वार के अंदर आज के टाइम पर वेयर हाउसिंग के अंदर इनफिशिएंसी देखने को मिलेगी। वेयर हाउसिंग यानी जो गोदाम वगैरह हैं वो बहुत कम है, या इनफिशिएंट वे में उसको मैनेज किया जा रहा है। तो वेयर हाउसिंग के अंदर एक रिफॉर्म लाना है, इसको यहाँ पर चेंज करना है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि उठा सकते हैं, और इन स्टेप्स को उठाने के बाद में यहाँ पे जो दिक्कत है वो भी यहाँ पे ख़त्म हो जाने वाली है। क्लियर हुआ? तो ये हमारे पास आर्टिकल आ चुका है। आई होप आप लोगों ने यहाँ पर भी बहुत कुछ सीख लिया है। उसके बाद में आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट एडिटोरियल पर। ये अगले एडिटोरियल है, इसको आप लोग छोड़ देना बिल्कुल। यहाँ पर इसके ऊपर बिल्कुल भी फोकस मत करना, बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट करना बेकार है। एक एडिटोरियल ये है, ये इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप के बारे में चर्चा करता है। और हालांकि आपको पता होगा इंडिया और नेपाल का जो रिलेशनशिप है वो मैंने आपके साथ में कल या परसों डिस्कस किया, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद परसों डिस्कस किए हैं या फिर कल डिस्कस किए हैं। कोई बात नहीं, वापस डिस्कस कर लेंगे, है ना, टाइम कितना लगेगा। तो हुआ क्या है, हमारे पीएम मोदी जी ने अभी विज़िट किया नेपाल को। अब नेपाल विज़िट करे तो नेपाल में खासकर लुम्बिनी गए। लुम्बिनी, वहाँ पर एक माया देवी टेम्पल है। माया देवी टेम्पल वो एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो वो बातें यहाँ पर मेंशन की जा रही हैं। चलो मैं आप लोगों को थोड़ा सा और इसको डिटेल में लेकर चलता हूँ। मैंने आपको काफ़ी सारी बातें इसके रिगार्डिंग बता रखी हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है ना कि क्वेश्चन बन सकता है। वो क्वेश्चन जब आप लोगों का मेंस में बनेगा तो कैसे आप लोगों को लिखना है एक आंसर राइटिंग फॉर्म में दोनों के रिलेशंस को, वो हम लोग समझते हैं। आपको पता होगा रिसेंटली नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने भी इंडिया को विजिट किया था। नेपाल की लोकेशन आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, ये है नेपाल की लोकेशन, ये है नेपाल। नेपाल के 3 साइड में आपको इंडिया देखने को मिलेगा, और एक साइड से जो बॉर्डर है वो चाइना साथ में शेयर करता है। इसके बारे में आगे चर्चा होगी, इसी वजह से ये बॉर्डर के ऊपर मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, तो नेपाल की लोकेशन को अच्छे से देख लेना। आगे आते हैं। अब होता क्या है कि जब पिछले कुछ टाइम में, अभी तो नेपाल के पीएम आए थे इंडिया में, अब इंडिया के पीएम गए नेपाल में। इंडिया के जब पीएम नेपाल में गए हैं, आपको पता होगा क्यों गए, बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन माया देवी टेम्पल पर पूजा करने के लिए, वो हमने देख लिया। अब नेपाल के जो पीएम आए थे रिसेंटली इंडिया के अंदर में, उनका भी मेजर फोकस था। उनका मेजर फोकस ये था कि इंडिया नेपाल के रिलेशन को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके, और मजबूत करने के ऊपर काम भी किया। जब पीएम आए इंडिया में तो इंडिया नेपाल ने मिलकर 35 किलोमीटर का क्रॉस बॉर्डर रेलवे लाइन, जो कि बिहार और नेपाल को जोड़ेगा, इसको लॉन्च कर दिया। प्लस उसके बाद में और भी चीज़ों के ऊपर फोकस किया। इंडिया ने क्या किया, सोलू कॉरिडोर, एक 90 किलोमीटर का ये पावर ट्रांसमिशन लाइन है, यह हैंडओवर कर दिया, नेपाल को दे दिया। ठीक है, इससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी है, नेपाल के बहुत सारे रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पर कोई भी फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुँच जाएगी। तो हमने यहाँ पर नेपाल की इस चीज़ में हेल्प करी है। उसके बाद इंडिया और नेपाल दोनों ने मिलकर इंडिया रुपे कार्ड की फैसिलिटी नेपाल में लॉन्च कर दी है। तो नेपाल चौथा देश बन चुका है। भूटान, सिंगापुर, यूएई के बाद नेपाल चौथा देश है जहां पर भारत का रुपे कार्ड लाइव है। मतलब आप अगर रुपे कार्ड यूज़ कर रहे हो, मैक्सिमम लोग यूज़ ही कर रहे होंगे, तो आप वहां पर जाओगे तो आप रुपे कोड वहां पे भी यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो ये इसका एक फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। ये चीज़ें की गई हैं। प्लस नेपाल ने एक अग्रीमेंट, एक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट साइन किया है भारत के साथ में, और वो यह है कि नेपाल इंडिया का जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसको ज्वाइन करेगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक ऐसा संगठन है जिसको भारत और फ्रांस ने मिलकर लॉन्च किया था। ठीक है, तो नेपाल इसका 105वां मेंबर कंट्री बना, तो आप यहाँ पर ये देख पाओगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे पावर प्रोजेक्शन के बारे में चर्चा की जा रही है, जहाँ पे हमने फोकस किया कि जो नेपाल का पावर सेक्टर है, नेपाल में पावर सेक्टर मतलब जो बिजली का उत्पादन हो रहा है नेपाल में, इसमें भारत नेपाल को सपोर्ट करेगा। और नेपाल को सपोर्ट करने के साथ साथ नेपाल से जो ये बिजली है वो भारत यहाँ पे परचेज़ भी करेगा। तो हम लोग आज के टाइम पर नेपाल से जो इनका एक्स्ट्रा सरप्लस पावर है वो हम लोग लेते हैं। फिर उसके बाद नेपाल और इंडिया में एक दिक्कत आ जाती है। दिक्कत यह है कि बॉर्डर इश्यूज़,
जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर विवाद रहता है, भारत और चाइना के बीच में अक्साई चीन वाले एरिया को लेकर, वैसे ही इंडिया और नेपाल में यहाँ पर एक बॉर्डर को लेकर विवाद हो गया। वो विवाद आपको पता होगा, लीपू लेक, काला पानी है ना, लिम्पियाधुरा, इन वाले रीजन को लेकर। तो इन बॉर्डर विवाद को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इसको लेकर भी चर्चा की गई थी रिसेंट डेज़ में। अब ये बॉर्डर विवाद क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। देखो, ये जो ऊपर वाला ब्लॉक में मैप दे रखा है, ये नेपाली वर्जन का मैप है, नेपाल का मैप है। नेपाल ने अपना मैप लॉन्च किया है। जैसे पाकिस्तान लॉन्च करता है अपना मैप, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला रीजन अपने मैप में दिखाता है वो, वैसे नेपाल ने भारत का एक हिस्सा अपने मैप में दिखा लिया। तो ये नेपाल का मैप निकल कर आया। और हालांकि जो ओरिजिनल वर्जन है वो ये है, ओरिजिनल मैप ये है। आप जब ओरिजिनल मैप को देखते हो तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया है, ये वाला, जो ये वाला रीजन है बेसिकली ये इंडिया का हिस्सा है। लेकिन क्या किया नेपाल ने, इस हिस्से को अपने मैप में दिखाया। आप देख पाओगे ये नेपाल ने इस हिस्से को अपने मैप में दिखाया, ये वाला रीजन जो है, जिसमें लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, काला पानी भी आता है, काली रिवर भी आपको देखने को मिल जाएगा। नेपाल ने बोला ये सब हमारा हिस्सा है, हमारा हिस्सा हुआ करता था। तब से जो विवाद है नेपाल और इंडिया के बीच में वो बढ़ गए। नेपाल और इंडिया के बीच में जो विवाद बढ़ने के कारण है, एक वो भी है कि जो पहले वाले प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे नेपाल के, वो केपी शर्मा ओली ने जो काम किया है, उसके बाद तो इंडिया नेपाल के बीच में जो पीपल टू पीपल टाइज है ना, लोगों के से लोग के बीच में रिलेशन, वो भी ख़राब हो गए थे। अब वो रिलेशन थोड़े से डेवलप होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब बात करते हैं हम लोग स्पेसिफिकली भारत और नेपाल के रिलेशनशिप के बारे में। देखो, इंडिया नेपाल के रिलेशंस के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, उनकी हिस्ट्री देखें तो इंडिया नेपाल के बीच में हिस्टोरिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक टाइज आपको देखने को मिलेंगे काफ़ी सारे सिमिलर से। इंडिया और नेपाल दोनों के यहाँ पर हिंदुज़म, बुद्धिज़्म को काफ़ी बेहतरीन तरीके से फॉलो किया जाता है। इनफैक्ट बुद्धा का बर्थ प्लेस लुम्बिनी हो गया, लेकिन बुद्धा की यहाँ पे डेथ कहाँ पे होती है, इंडिया के अंदर में, वो आप लोगों को मालूम होगा। ठीक है, तो एक कनेक्शन आपको देखने को मिलता है बहुत बेहतरीन सा। इंडिया नेपाल के बीच में रोटी बेटी का रिश्ता आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि इंडिया नेपाल के बीच में रिलेशन इतने अच्छे हैं, यहाँ पे फैमिली टाइज़ हैं, प्लस शादियाँ होती हैं इंडिया नेपाल के लोगों के बीच में। तो यहाँ पर आप देख पाओगे मैरिजेस, फैमिली टाइज़ हैं, जिसको हम लोग रोटी बेटी का रिश्ता बोलते हैं। फिर उसके बाद इंडिया नेपाल ने मिलकर ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ऑफ 1950 को साइन किया। तो 1950 में ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप को साइन किया गया, जिसके बाद से इंडिया नेपाल के रिलेशंस और ज़्यादा मजबूत होते हुए चले गए। व्यापार के मामले में बात करें तो व्यापार में कुछ ज़्यादा नहीं है। हालांकि भारत जो है वो यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट करता है नेपाल को। नेपाल के अंदर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया ने कर रखा है। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी के मामले में, तो नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री बन जाता है। मैंने आपको बताया ना, 3 साइड से इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, एक साइड से चाइना के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। तो नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है। इसके बाद में यहाँ पर आप देख पाओगे जो कनेक्टिविटी है, भारत इसी साथ में डेवलप कर रहा है। इनफैक्ट कनेक्टिविटी प्रोग्राम चलाए गए हैं। यहाँ पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, हम लोगों ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो काठमांडू है, नेपाल की जो कैपिटल है काठमांडू, और इंडिया का जो रक्सौल है, इन दोनों को यहाँ पे लिंक किया जा रहा है, इन दोनों को कनेक्ट किया जा रहा है इलेक्ट्रिक रेल से। इसको लेकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया। ठीक है, आगे आते हैं। फिर उसके बाद डिफेंस कोऑपरेशन के बारे में चर्चा की गई। डिफेंस कोऑपरेशन का मतलब यह है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में आपको डिफेंस के मामले में भी रिलेशंस बहुत मजबूत देखने को मिलेंगे। आपको पता होगा दोनों देशों के बीच में एक अभ्यास, एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है सूर्य किरण। ये सूर्य किरण नाम का जो अभ्यास है, ये साल 2011 से रेगुलर बेसिस पर हर साल हो रहा है। ये एक जॉइंट मिलिट्री अभ्यास है। ठीक है, अब एक चीज़ और है, भारत यहाँ पे नेपाल को डिफेंस कोऑपरेशन में भी बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है। वैल्यू कैसे? तो आपको पता है कि इंडियन आर्मी में अलग अलग यूनिट्स हैं, अलग अलग रेजिमेंट आपको देखने को मिलते हैं। उसमें एक गोरखा रेजिमेंट भी आपको देखने को मिलता है। अब जो ये गोरखा रेजिमेंट है इंडियन आर्मी का, ठीक है, इसके अंदर जो रिक्रूटमेंट किया जाता है, लोगों को यहाँ पर लिया जाता है, तो इसमें से यहाँ पर बहुत सारे नेपाल के लोग भी आपको देखने को मिल जाते हैं। नेपाल के हिल डिस्ट्रिक्ट से लोगों को यहाँ पर रिक्रूट कर लिया जाता है, भर्ती कर लेते हैं लोगों को। ठीक है, तो गोरखा रेजिमेंट में आप ये रोल देख पाओगे। अब दोनों कंट्रीज़ के मैंने रिलेशंस आपको बता दिए। दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन में काफ़ी सारे चैलेंजेस, काफ़ी सारी परेशानियां भी नज़र आती हैं। परेशानियां क्या हैं? तो सबसे बड़ी परेशानी यह है कि भाई जो नेपाल है, नेपाल आज के टाइम पर चाइना की तरफ ज़्यादा झुक गया था। मतलब हमने देखा कि जो केपी शर्मा ओली थे, उन्होंने नेपाल के रिलेशन ना चाइना के साथ में काफ़ी बढ़ा दी है। चाइना ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो नेपाल में किया है। ठीक है, ये हम लोग देख पाते हैं। तो चाइना एक कंसर्न हमारे लिए बना हुआ है। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये आप देख पाओगे पिक्चर में, जहाँ पे चाइना दुनिया
दुनिया भर की कंट्रीज़ को कनेक्ट करने के बारे में चर्चा करता है। वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट बनाना चाहता है नेपाल को। और उसके बाद इंडिया नेपाल में दूसरा सबसे बड़ा विवाद है बॉर्डर विवाद। बॉर्डर विवाद मैंने आपको समझा दिया। काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपू लेक को लेकर विवाद देखने को मिलता है। इसको लेकर एक सोल्यूशन के बारे में चर्चा की जा रही है। क्लियर हुआ? तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख पाओगे इंडिया नेपाल को लेकर। फिर उसके बाद यूपीएससी ने साल 2016 में एक क्वेश्चन भी पूछ लिया था। क्वेश्चन क्या था? आपको यहाँ पर कुछ पेयर्स दिए गए हैं, बताना यह है कि कौन सा पेयर करेक्ट है। जैसे यहाँ पर मेंशन किया गया कुर्द और बांग्लादेश, क्या ये सही है? मतलब एक तरफ कम्युनिटी दी गई है, एक तरफ कंट्री, वो कम्युनिटी उस कंट्री में रहती है, यानी कुर्द और बांग्लादेश, करेक्ट है। दूसरा यहाँ पर बोला गया मधेसी और नेपाल, क्या ये करेक्ट है? तीसरा रोहिंग्या या म्यांमार, क्या ये करेक्ट है? आपको बताना है दोनों में से कौन सा करेक्ट है। रोहिंग्या म्यांमार तो भाई समझ में आ रहा है, हमने काफ़ी बार पढ़ा है। तीसरा वाला तो भाई करेक्ट है ही, है ना। तीसरा वाला करेक्ट है, तो तीन ओनली भी हो सकता है या फिर सी वाला ऑप्शन भी हो सकता है, क्योंकि 3 जो नंबर है वो यहाँ पर नीचे के दोनों ऑप्शन में दिख रहा है। लेकिन दूसरा वाला आप ध्यान से देखो, मधेसी नेपाल भी करेक्ट है। जो मधेसी हैं वो कम्युनिटी आपको नेपाल की देखने को मिल जाएंगी, तो यहाँ पर दूसरा वाला भी करेक्ट है। तो सेकंड एंड थर्ड वाला ऑप्शन, क्योंकि ये दोनों करेक्ट, तो ऑब्वियस ही बात है हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो कुर्द और बांग्लादेश का कनेक्शन है ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब आप लोग बात करते हो कुर्द कम्युनिटी की, तो ये जो कुर्दिश आपको देखने को मिलते हैं ये आपको जो है मेसोपोटामियन प्लेन्स के बारे देखने को मिलेंगे, जो खासकर सदर्न ईस्टर्न टर्की के अंदर आपको कुर्द कम्युनिटी देखने को मिलेगी, नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया के अंदर, नदर्न इराक के अंदर, तो ये सारी जगह पर आपको देखने को मिलती है। तो जो पहला वाला पेयर है वो करेक्ट नहीं है, बाकी दोनों पेयर्स आपको करेक्ट देखने को मिल जाते हैं। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा एडिटोरियल डिस्कशन। आई होप आपको सारे एडिटोरियल्स बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुके हैं, एक एक इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। अब टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट में आपको पता होगा, मैंने एक आर्टिकल ये वाला डिस्कस किया है, ये वाला आर्टिकल मैंने आपके साथ में डिस्कस नहीं किया। देखो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्ञानवापी इशू चल रहा है, ये आपको पता है। अब ज्ञानवापी इशू हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आखिरकार क्या है। इस आर्टिकल को मैं आपके साथ में डिस्कस करता, लेकिन आज मैंने डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि जब मैंने इसको पढ़ा ना, तो इसमें अभी भी बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि इनकम्प्लीट है, बिल्कुल इनकम्प्लीट है। तो इसी वजह से, क्योंकि ये मैंने आर्टिकल पढ़ा रखा है आपको अक्टूबर में पिछले साल, तो यहाँ पर इसी चक्कर में कुछ जो मैंने डेटा कलेक्ट कर रखा है वो मुझे वापस से डेटा लेकर आना पड़ेगा। तो ये आर्टिकल मैंने डिसाइड किया मैं आपके साथ में कल डिस्कस करूँगा, ठीक है। यानी इस हफ्ते में हम लोग, क्योंकि कल अगर ज़्यादा आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होता है तो टाइम ऑब्वियसली बात है कंज्यूम हो जाता है, लेकिन ये आर्टिकल आपके साथ इस सप्ताह के अंदर अंदर डिस्कस कर लिया जाएगा। आपको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में सारी जानकारी इस सप्ताह मिल जाएगी, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। तो इसी चक्कर मैंने यहाँ पर इस आर्टिकल को अभी के लिए स्किप कर दिया। अभी मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता, थोड़ा और टाइम लग जाता, इसी चक्कर मैंने सोचा यार कि पहले हम लोग वीडियो पब्लिश कर देते हैं, इस आर्टिकल को हम लोग बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट इशूज़ थे, ये आपको पता होना चाहिए थे। क्लियर हुआ? नाउ इसी के साथ हम लोग करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को समाप्त, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, मेंस का क्वेश्चन तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन है उसको भी एक बार फटाफट देख लेते हैं। प्रीलिम्स का 2018 का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इंडियन हिस्ट्री के रेफरेंस में फ्यूचर बुद्धा कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी देखने को मिल जाएगा, मैत्रेय। नाउ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।